Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 12 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस. इनफैक्ट इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस किस टाइप्स की फैमिली होती हैं और सेकेंडली इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, हम आज इस पे बात करेंगे. आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक्स ये हैं. एज यूजुअल फर्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बाय वाल्टर रूडन एंड सेकंड वन इज इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस बाय विलियम एफ ट्रेंच. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर्स के रिव्यू पे. इसके साथ साथ हम कुछ फर्दर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे फ्रॉम रियल एनालिसिस 1 जो आज के लेक्चर में हमें ज़रूरत है. सो रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने डिक्ली टेस्ट को प्रूव किया था और इसकी एग्जांपल्स देखी थी. इनफैक्ट जो डिक्ली टेस्ट था ये हमें बताता है कि सुमेशन एफ एन जी एन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है ऑन सम के सबसेट ऑफ आर इफ 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हूं. फर्स्ट कंडीशन ये थी कि ईच पार्शियल सम of summation Fn is uniformly bounded on K. Second condition थी Gn of x converges uniformly to 0 for all x belongs to K, and third condition is Gn of x is monotonic for all x belongs to K. तो under these 3 conditions summation Fn Gn जो है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन K. अब इस टेस्ट की एप्लीकेशंस के तौर पे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर. ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हमने शो की थी बाय डिक्ली टेस्ट. देन मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कि सुमेशन कॉज एन एक्स ओवर n पावर 3/2 को आपने चेक करना है ऑन R कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है. सेम टेस्ट से आई होप कि आपने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी. देन हमने एबल्स टेस्ट की कंडीशंस रिकॉल की थी और एबल टेस्ट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स स्टडी की थी. डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया हमारा आज का लेक्चर है अबाउट इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस. तो इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस पे जाने से पहले हम रिकॉल करते हैं कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी. ए रियल वैल्यूड फंक्शन f from x to r is said to be continuous at a belonging to x if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of a mod less than epsilon if
x माइनस ए मॉड लेस देन डेल्टा। तो ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस थी। यूजुअली डेल्टा डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन एंड ए होता है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूटी में यूजुअली डेल्टा डिपेंडेंट ऑन एप्सिलॉन एंड ए होता है। अब कंटिन्यूअस फंक्शन की हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज शो दैट f of x is equal to sin x is continuous for all x belonging to R. Dear students, ये आपने रियल एनालिसिस 1 में इस टाइप के फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस कर ली है। जस्ट मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन रिकॉल करवाने के लिए दोबारा इसकी कंटिन्यूटी शो कर रहा हूं। लेट ए बिलोंगिंग टू आर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वी वांट टू शो दैट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a delta greater than 0 such that sin x minus sin a mod is less than epsilon whenever x minus a mod is less than delta. Dear students, अब एक नॉन रिजल्ट मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। एज वी नो दैट साइन एक्स माइनस साइन ए मॉड लेस आर इक्वल टू एक्स माइनस ए मॉड, ये आपने वेरीफाई करना है कि कैसे। सो फार epsilon greater than 0 we choose delta equal to epsilon such that sin x minus sin a mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta, and this implies sin x is continuous at x equal to a. Since a is arbitrary, so sin x is continuous for all x belongs to R. सो डियर स्टूडेंट्स, आप नोट करें कि यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टा डिपेंडेंट ओनली ऑन एप्सिलॉन है। अब आपने इस फंक्शंस की कंटिन्यूटी चेक करनी है। शो दैट f of x is equal to x square plus 1 is continuous at a is equal to 2.3 using epsilon delta definition। और यहां पे आपने इनफैक्ट ऑब्जर्व करना है डेल्टा डिपेंडेंट ऑन व्हाट। तो इस तरह हम जानते हैं कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, साइन कॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर एक्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो यहाँ पे मेन चीज ये थी कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में जो डेल्टा होता है ये यूजुअली डिपेंडेंट होता है एप्सिलॉन पे और उस पॉइंट पे जिस पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, अब
यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है? A real valued function f from x to r is uniformly continuous on x if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x1 minus f of x2 mod less than epsilon whenever x1 minus x2 mod less than delta and delta dependent on epsilon only. सो कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में एक डिफरेंस तो ये नोट करें कि सबसे पहले कंटिन्यूटी हमने एक पॉइंट पे डिफाइन की और कंटिन्यूटी ऑन ए सेट के मीनिंग ये होते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी सेट पे कंटिन्यूअस होता है अगर उस सेट के ऑल पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हमने एक सेट एक्स पे डिफाइन की कि ये फंक्शन एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा on this set x if f of x1 minus f of x2 mod less than epsilon हो whenever x1 minus x2 mod less than delta और delta dependent only on epsilon होना चाहिए। यहाँ पे एक रिमार्क, every uniformly continuous function is continuous because से इसको मैं नंबर 1 कह लेता हूं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। बिकॉज इफ वी टेक x1 is equal to x and x1 is equal to x and x2 is equal to a in 1, then 1 implies f of x minus f of a mod less than epsilon whenever x minus a mod less than delta, and this implies f is continuous at a। तो यहां पे हमने देखा कि हर यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, दैट इज हर कंटिन्यूअस फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होता है। सो नोट दैट ए कंटिन्यूअस फंक्शन need not be uniformly continuous. In fact, uniform continuity implies continuity, but continuity does not implies uniform continuity. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं, काउंटर एग्जांपल। Consider the function fn of x is equal to, say this is f of x equal to sine of 1 over x. Then f is continuous for all x non-zero. But f is not uniformly continuous. Because if we take
x1 is equal to 1 over n pi and x2 is equal to 2 over two n plus 1 pi, such that x1 minus x2 mod, that is 1 over n pi minus 2 over 2n plus 1 pi less than delta, then for epsilon equal to 1 greater than 0, f of x1 minus f of x2 mod does not less than epsilon equal to 1. Since f of x1 minus f of x2 mod is equal to sine of n pi minus sine of 2n plus 1 पाई बाई 2, साइन n पाई की वैल्यू 0 और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, सो दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू 1. वेदर ये प्लस माइनस 1 हो तो दोनों केसेस में ये 1 ही होगा. देयरफॉर ए कंटीन्यूअस फंक्शन need not be uniformly continuous. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हेन ए कंटिन्यूअस फंक्शन is uniformly continuous. Under what condition a continuous function is uniformly continuous? तो इसके लिए हमें डेफिनेशन ज़रूरत है कॉम्पैक्टनेस की. सो सबसे पहले हम कॉम्पैक्ट स्पेसिस को रिकॉल करते हैं एंड देन इसका कन्वर्स में बताता हूँ. Recall that a pair XD is called a metric space if D from X cross X to R satisfies, first thing, D of XY is greater or equal to 0 for all xy belongs to x. Second thing, d of xy is equal to 0 if and only if x equal to y. Third, dxy is equal to dyx. And fourth one is dxy less or equal to dxz plus dzy for all x, y, z belongs to x. Dear students, a metric space XD is said to be compact if every open cover for X has a finite subcover. That is, if U alpha such that alpha belonging to I be a family of open sets in XD such that
x equal to union u alpha, alpha belonging to I, then there exists a subfamily u alpha I such that alpha I belongs to I, then there exists a finite subfamily u alpha I belongs to I of gamma such that x equal to union u alpha I varies from 1 to say n. यानी अगर हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए तो फिर वो स्पेस कॉम्पैक्ट होती है. एंड इम्पॉर्टेंट रिमार्क ऑन ए कॉम्पैक्ट set, every continuous function is uniformly continuous. That is, f from k to r, k compact if f is continuous, then f is uniformly continuous. तो ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन था कि कॉम्पैक्ट स्पेसिस पे हर कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है. ये मेन रिजल्ट है जिसको आज हम यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट सेट्स के लिए. आई होप कि आपको कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन भी रिकॉल होगी कि कॉम्पैक्ट स्पेसिस ऐसी स्पेसिस हैं जिसमें हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर मिल जाए. डियर स्टूडेंट्स, अब कॉम्पैक्ट सेट किस टाइप के होते हैं यह आपने टोपोलॉजिकल स्पेसिस के पेपर में इन डिटेल पढ़ा होगा, बट रिकॉल दैट क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल लाइन आर कॉम्पैक्ट. सो इसको हम नोट कर लेते हैं कि एवरी क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ R is compact. तो ये तो थे रियल एनालिसिस 1 से कुछ पॉइंट जो हमने रिकॉल किए. अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आज के लेक्चर में मैंने स्टार्ट में बताया कि हम इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. इसके लिए हमें कुछ डेफिनेशन जो रिक्वायर्ड है वो है पॉइंट वाइज एंड यूनिफॉर्म बाउंडेड सीक्वेंस. ऑल्दो हमने यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस जो हैं इनको पहले भी डिस्कस किया है, बट जस्ट हम डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं. सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस is said to be uniformly bounded on E if there exists a real m less than infinity such that fn of x is less than m for all n and x belongs to E, and fn is said to be point wise bounded if there exists a finite valued function phi of x such that f n of x mod less than phi of x
for all x belongs to E and N. तो इनफैक्ट यूनिफॉर्मली बाउंडेड में हमें एक रियल कांस्टेंट मिलता है जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, और पॉइंट वाइज बाउंडेड में हमें एक फाइनाइट वैल्यू फंक्शन मिल जाता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब नेक्स्ट इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर दी सीक्वेंस fn such that fn of x is equal to x square over x square plus 1 minus nx whole square, x belonging to 0 1 and n equal to 1 2 3 and so on. Clearly fn of x mod less or equal to 1 for all x belonging to 0 1 which is E and n equal to 1 2 3 and so on. This implies fn is uniformly bounded on E which is 0 1. तो ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस की एक एग्जांपल थी। डियर स्टूडेंट्स, अब आज के लेक्चर में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और इक्वी कंटिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शन में रिलेशन क्या है। देन हमारे पास एक नॉन रिजल्ट है फ्रॉम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कांस्टेंट से, विच इज every bounded sequence of complex numbers has a convergent subsequence. एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट से, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब हम इंटरेस्टेड इस चीज में कि क्या सेम रिजल्ट ट्रू हो जाता है इन केस ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए, कि यानी हम अगर एक बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस लें तो क्या उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी। तो नेक्स्ट रिमार्क इसी बात को एक्सप्लेन करता है। इफ fn इज ए सीक्वेंस ऑफ यूनिफॉर्मली बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन ए कॉम्पैक्ट सेट E, देयर नीड नॉट एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस विच कन्वर्जेस ऑन E। तो आप नोट करें कि ये रिजल्ट जो इन केस ऑफ कांस्टेंट ट्रू था, ये फंक्शंस के केस में ट्रू नहीं है। इवन हम fn एक यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ले लें जो एक कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइंड हो, तो फिर भी जरूरी नहीं कि उसका एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, यानी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन लेंगे जो एक कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइंड होगा, बट उसका कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो कंसीडर fn of x is equal to sin nx, x belonging to E which is 0 to 2 pi and n equal to 1 2 3 and so on. Clearly each fn is continuous, जैसे कि स्टार्ट में मैंने प्रूव करवाया था कि साइन एक्स इज कंटीन्यूअस फंक्शंस, तो इसी तरह आप
f1 लें तो sin x है जो कॉन्टीन्यूस है, f2 लें sin 2x है अगेन वो कॉन्टीन्यूस है, तो इन जनरल sin x इज कॉन्टीन्यूस एंड fn of x mod this is equal to sin nx mod, and we know that sin nx mod is less or equal to m. This implies fn is uniformly bounded. तो fn सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन भी है जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है ऑन E which is compact. Reason clear, since closed and bounded interval is compact. So ये सीक्वेंस इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, यानी ये सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस भी हैं, ये यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस भी है और ये एक कॉम्पैक्ट सेट पे भी डिफाइंड है। अब हमने शो ये करना है कि इस सीक्वेंस की कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। वी क्लेम दैट sin nx has no convergent subsequence. अब हम इस क्लेम को जस्टिफाई करते हैं। ऑन कंट्ररी, सपोज देयर एग्जिस्ट an I such that sin n I of x is convergent. अब हमने एज्यूम कर लिया कि कुछ नेचुरल नंबर्स ऐसे हैं n I such that sin n I x I जो सब सीक्वेंस है sin n x की ये कन्वर्जेंट है। दिस इम्प्लाइज limit k tends to infinity sin n k x minus sin n k plus 1 x is equal to 0, and this implies limit k tends to infinity sin n k x minus sin n k plus 1 x whole square is equal to 0, and this implies limit k tends to infinity integral 0 to 2 pi sin n k x minus sin n k plus 1 x whole square dx is equal to 0। अब ये टर्म कैसे ज़ीरो हुई और क्या हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हेयर वी यूज ए थ्योरम known as Lebesgue dominated convergence theorem। इनफैक्ट इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर एफ एन कन्वर्ज करे एफ को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी ई मेजरेबल सबसेट हो set in RO and fn of x less than g of x mod O for all
x belonging to E and G is Lebesgue integrable with respect to U, then integral over E f n of x dx limit n tend to infinity is equal to integral over E f of x dx. तो क्योंकि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, एफ एन यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, जी ऑफ एक्स यहाँ पे 1 है और एफ एन कन्वर्जेंट भी है, सो इस टोटल टर्म पे आप लेबेग डोमिनेटेड कन्वर्जेंस थ्योरम अप्लाई करें तो इस फंक्शन का इंटीग्रल 0 होगा. ये और फर्स्ट इक्वेशन. अब नेक्स्ट हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करते हैं ऑर्डिनरी वे से. नो कंसीडर इंटीग्रल 0 to 2 पाई साइन एन के एक्स माइनस साइन एन के प्लस 1x होल स्क्वेयर dx. This is equal to 0 to 2 pi sin square nkx plus sin square nk plus 1x minus 2 sin nkx sin nk plus 1x dx. Dear student, this is equal to 0 to 2 pi sin square nkx dx plus 0 to 2 pi sin square nk plus 1x dx plus 0 to 2 pi minus 2 sin nkx sin nk plus 1x dx. This is equal to 0 to 2 pi 1 minus cos 2 nkx divided by 2 dx plus same calculations plus use identity minus 2 sin alpha sin beta. After simplification we obtain 2 pi and this implies 0 to 2 pi limit with k tends to infinity sin nk x minus sin nk plus 1x whole square dx is equal to 2 pi. This is our equation steric dash. From steric and steric dash we have a contradiction. So sin nx has no convergent subsequence. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक फर्स्ट एग्जांपल में हमने ये देखा कि अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लें जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड कॉन्टिन्यूस हों, डिफाइंड हों ऑन सम कॉम्पैक्ट सेट्स, तो ज़रूरी नहीं कि ऐसे सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करे. जबकि हमने एक रिज़ल्ट जो सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स के केस में देखा था कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स हैज़ ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, तो यहाँ फंक्शंस के केस में ये बात ट्रू नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, अब प्रीवियस एग्जांपल में हमने सीक्वेंस ऐसी चूज की
जो यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, कॉम्पैक्ट सेट पे डिफाइंड है, तो हमने देखा कि कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करती साइन एन एक्स फंक्शंस की। अब नेक्स्ट रिमार्क में हम देखते हैं कि क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, यानी वहां पे बाउंडेड, यूनिफॉर्मली बाउंडेड और कॉन्टिन्यूटी जो थी उसकी जगह हम सीक्वेंस ऐसे लें जो कन्वर्जेंट हो। एंड देन हमने देखना यह है कि क्या इस केस में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो नेक्स्ट रिमार्क इज every convergent sequence need not contains a uniformly convergent subsequence। तो अगेन हम देख रहे हैं कि इवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी हो तो जरूरी नहीं कि उसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लिखे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन एक्स whole square with n equal to 1, 2, 3 and so on, and x belongs to E which is 0, 1. Clearly fn of x mod less or equal to 1, this implies fn of x is uniformly bounded and limit n tend to infinity fn of x is equal to 0. So fn is convergent, but fn of 1 over n is equal to x square divided by x square. So in fact this is x की वैल्यू पुट कर दें 1 over n, so 1 over n square divided by 1 over n square plus 1 minus n into 1 over n whole square. This is equal to 1. So fn has no convergent subsequence because ये रिजल्ट ट्रू है फॉर n equal to 1, 2, 3 and so on के लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है, सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, बट 1 over n पे आप वैल्यूज फाइंड करें fn की तो ये 1 आ जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे fn की कोई भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं कर रही। सो यहाँ तक हम कंक्लूड करें इस बात को, तो हमने देखा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, हैज नो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, इनफैक्ट इन दिस केस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। सो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जरूरी नहीं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करें, और सीक्वेंस चाहे यूनिफॉर्मली बाउंडेड हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन की हो, जो कॉम्पैक्ट सेट्स पे डिफाइंड हो, तो इस केस में भी जरूरी नहीं कि हमें कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले। तो नेचुरली क्वेश्चन ये रेज हुआ कि हम किस टाइप्स की सीक्वेंस लें कि इंश्योर हो जाए कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या यूनिफॉर्मली बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस की सीक्वेंस है, तो वो किस टाइप्स की सीक्वेंसेस होंगी जिनकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस एग्जिस्ट करेंगी। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड था वो था इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस का। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस एंड देन इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। सो इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशन,
A family f of complex valued functions defined on E in a metric space X is said to be equicontinuous family of functions on E if for every epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of y mod less than epsilon whenever dxy mod less than delta, where xy belongs to E and f belongs to f. तो इनफैक्ट यहाँ पे हमने जस्ट एक कलेक्शन ले ली f ऐसे फंक्शंस की जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, दैट इज f ऑफ x माइनस f ऑफ y मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए वेन एवर डी एक्स वाई लेस देन डेल्टा ओ, एक्स वाई बोथ आर फ्रॉम E एंड f इज फ्रॉम f. डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इक्वी कॉन्टिन्यूस और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का रिलेशन क्या है. सो फर्स्ट रिमार्क इज every member of an equicontinuous family is uniformly continuous, but converse is not true. Let f belongs to f, that is f is a member of an equicontinuous family of functions f. To prove f is uniformly continuous, as f belongs to f, so by definition of f for epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that f of x minus f of y mod less than epsilon whenever dxy is less than delta, xy belongs to E. ये हमने इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली के जो मेंबर जिस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो डेफिनेशन अप्लाई कर दी. क्लियरली f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस. बिकॉज ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन बन गई. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इस पे एक काउंटर एग्जांपल देखते हैं. कंसीडर द फंक्शन f of x is equal to x square over x square plus 1 minus nx whole square. X belongs to 0 1 and n equal to 1 2 up to so on. Then f is uniformly continuous but not a member of an equicontinuous family of functions. ये इसकी काउंटर एग्जांपल थी. डियर स्टूडेंट्स, अब ये थ्योरम हमें इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का रिलेशन बताएगा.
if K is a compact metric space and if Fn belongs to Ck and if Fn converges uniformly on K, then Fn is equicontinuous on K. अब इसमें सबसे पहले ये नोटेशन क्लियर करते हैं. Ck is the set of all continuous functions defined on K. अब K यहाँ पे कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस गिवन है और Fn कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है जो डिफाइंड है कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस K पे. अब बताया जा रहा है कि अगर Fn कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन K हो तो फिर ऐसे फंक्शंस की जो फैमिली बनेगी वो इक्वी कॉन्टिन्यूस होगी ऑन K. Since Fn converge uniformly on K, so far epsilon greater than 0, there exists a natural number n such that Fn minus Fn is less than epsilon by 3 for all n is greater than n. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर ली. एज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन ए compact space is uniformly continuous this implies fi of x minus fi of y mod less than epsilon over 3 whenever dxy is less than delta. बिकॉज ये Fn कॉन्टिन्यूस है और ये कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे डिफाइंड है, सो ये सारे फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होंगे. तो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर दी. अब हमने शो ये करना है कि ये फंक्शन जो हैं ये एक इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली बनाते हैं. वी क्लेम एफ आई ऑन के इज एन इक्वी कॉन्टिन्यूअस फैमिली ऑफ फंक्शंस. For this, let n is greater than n and dxy is less than delta. Consider fn of x minus fn of y. This is equal to fn of x minus fn of x plus fn of x minus fn of y plus fn of y minus fn of y mod. तो आप नोट करें कि हमने f कैपिटल N ऑफ x जो टर्म है इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिया. अगेन बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिस इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स मॉड प्लस एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ वाई मॉड प्लस एफ एन ऑफ वाई माइनस एफ एन ऑफ वाई
मॉड। अब क्योंकि यहाँ पे हमने n ग्रेटर देन n लिया हुआ है, सो आप प्रीवियस स्लाइड से नोट करें ये रिलेशन 1 और 2, तो fn माइनस fn लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन n। सो हम इसको यूज करते हैं 1 को और 2 को, और 2 इनफैक्ट ट्रू है फॉर ऑल i, सो इन पर्टिकुलर अगर i को हम कैपिटल N ले लें तो ये रिजल्ट फिर भी ट्रू है। लिहाजा दिस इज लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 विच इज एप्सिलॉन वेन एवर dxy is less than delta, and this implies fn is an equicontinuous family of functions. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने मेनली फोकस किया इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस को। अब इससे पहले हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल किए, जिसमें हमने देखा कि हर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बट कन्वर्स ट्रू नहीं है, जिसकी काउंटर एग्जांपल्स हमने डिस्कस की। देन हमने ये देखा कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स के केस में एक वेल नोन रिजल्ट है। वेल नोन रिजल्ट ये है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि आया ये रिजल्ट ट्रू है इन केस ऑफ फंक्शंस, तो हमने देखा इन केस ऑफ फंक्शन ये रिजल्ट ट्रू नहीं है, तो इसलिए हमें इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस डिफाइन करनी पड़ी। हमने इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस डिफाइन की ऑन कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, और यहाँ पे हमने देखा कि इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली ऑफ फंक्शंस जनरेट कैसे होंगी। तो उसके लिए हमने कहा कि अगर fn एक यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो जो डिफाइंड हो एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस पे, और ये फंक्शंस कॉन्टिन्यूस हों, तो फिर इस केस में इन फंक्शंस की जो फैमिली बनेगी वो एक इक्वी कॉन्टिन्यूस फैमिली बनेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वी कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के बारे में फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।